इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से लेके गए तो वहाँ पे एक और बंदा आया था अपने काम से। मैं आप लोगों को उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग उसका नाम रख लेते हैं बिग ब्रदर। ये बिग ब्रदर जो है आपने वीडियो के एंड तक याद रखना है। वो अपने किसी काम से आया था, उसने मुझे देखा, उसने मेरे से पूछा कि यार तेरे पे केस क्या है। मैंने कहा एप्लीकेशन प्रमोशन का केस है। तो कहता कि तेरा मैटर कहाँ तक पहुंचा है। मैंने कहा कि मैं तो पूरी तरह ताउन कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ इनको दे चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि इनको अब मेरे से और क्या चाहिए, लेकिन मैं तो पूरी तरह इनके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ। तो कहता अच्छा। उसने उसे सर लाया और कहता कि क्या ये लोग तेरे से कोई पैसे भी मांग रहे हैं। अब क्योंकि मैं उस बंदे को पहली बार मिला हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मैंने उसको कहा कि नहीं मेरे से कोई पैसे नहीं मांग रहा। जैसे सर लाया, कहता अच्छा चल ठीक है, अच्छा लगा तेरे से मिलके। वो अपने काम में लगा। अब तक मेरा 16-17 दिन का रिमांड हो चुका था। इतना लंबा रिमांड होता नहीं है। अभी वीडियो में कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था कि बिग ब्रदर एक बंदा आपने याद रखना है। ये बिग ब्रदर इस बार फिर से एनसीसीआई ऑफिस आता है, लेकिन ये इस बार मेरे से मिलने आता है। मेरे से पूछता है कि कितने तक पहुंचा तेरा केस। मैंने कहा कि सर मेरी तरफ से तो मैं सब कुछ दे चुका हूं, मुझे नहीं पता कि इनका क्या इरादा है। तो मेरे से पूछा कि यार इतना लंबा तेरा रिमांड क्यों हुआ है। मैंने कहा सर नो आइडिया, जबकि मैं इनको सब कुछ दे चुका हूं। इनके पास मेरे सारे मोबाइल है, इन्होंने मेरी वाइफ को भी नामजद किया है, सारे ईमेल पासवर्ड लिए हैं, सब कुछ इनके पास है, ये फिर भी मेरा रिमांड डिमांड करते हैं। कहता अच्छा इन्होंने पैसों की बात की तेरे से, क्योंकि मैं उस बंदे पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं था करता। मैंने कहा नहीं, इन्होंने मेरे से कोई पैसों की बात नहीं की। कहता किसी ने इशारा दिया हो, किसी ने इनडायरेक्टली कैसे डिमांड की हो, या किसी ने कहा हो कि तू अगर पैसे दे देगा तो तेरी छूट हो जाएगी। फिर वही बात कि मुझे नहीं था पता कि वो बंदा कौन है। मैंने उसको कहा कि नहीं। उसने मेरी तरफ देखा ऐसे, कहता आर यू श्योर। मैंने कहा जी। इवन उसने मुझे एक पॉइंट पे बड़े गुस्से से देखा, कहता कि देख ले अगर कुछ ऐसा है तो तू मुझे बता सकता है। फिर वही बात आ गई क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कहता ठीक है। वो चला गया। मेरा 23 दिन टोटल रिमांड हो चुका था। जो मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि एनसीसीआई की हिस्ट्री में इतना लंबा रिमांड नहीं हुआ। इवन मेरी गिरफ्तारी के 23वें दिन जब मुझे जज साहब के सामने पेश किया तो फाइनली मैं जुडिशियल हो गया। जुडिशियल का मतलब यह है कि अब मैं जेल चला जाऊंगा। जज साहब ने ऑर्डर लिख के दिया कि हमने बंदा जुडिशियल कर दिया। अब जुडिशियल करके कोर्ट से बंदा डायरेक्ट जेल नहीं जाता। कोर्ट से एक बार एनसीसीआई ऑफिस वापस आता है, वहां पे उसके कुछ पेपर्स रेडी होते हैं, उसके बाद उसको जेल भिजवाया जाता है। तो जब मैं कोर्ट से एनसीसीआई ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था। उसने मेरी तरफ देख के कहा डकी तेरे से पैसे किसने लिए। मेरा दिल इधर मुंह में आ गया। मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब क्योंकि उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा कि तेरे से पैसे किसने लिए। उसने मेरे से ये भी नहीं पूछा क्या तेरे से कोई पैसे ले रहा है। उसने मेरे से कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए। मैंने कहा कि जी ये शुएब रियाज और उसकी टीम ने, इन्होंने जो है वो पैसे ऊपर हायर अफसरान को भी पहुंचाने हैं। कहता अच्छा कोई डिटेल है तेरे पास। मैंने कहा कि सर मैं तो इनके साथ हवालात में था, जेल में, सेल में, तो मेरी सिर्फ फैमिली को पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फैमिली 5-10 मिनट के लिए मेरे से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बस छोटा मोटा बताया, ज़्यादा डिटेल का मुझे नहीं पता। तो फिर उसने पूछा कि कितने पैसे लिए हैं। मैंने कहा जी 60 लाख रुपए लिए। वो भी मेरी वाइफ को नामजद करने का कह रहे थे कि जो मेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वाइफ को अरेस्ट ना करें तो ये 60 लाख रुपया पहुंचाएं। तो वो हमें 60 लाख रुपया उस काम में दिया। उसने कहा ठीक है तू जेल जा, लेकिन उससे पहले कहीं से कॉल करवा और अपनी फैमिली को कह कि तेरा एक दोस्त मिलने आ रहा है, उससे मिलने। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहीं से मोबाइल अरेंज किया, मैंने फटाफट मामा को कॉल की। मुझे सिर्फ मामा का नंबर याद था। मैंने उनको कहा कि मेरा एक दोस्त आएगा, उससे मिलने। बिग ब्रदर वहां से चला गया। 5-10 मिनट के बाद मुझे भी पुलिस के डाले में बैठाया और मुझे जेल ले गए। 3 दिन मैं उस सेल में रहा, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी। तीसरे दिन एक ऑफिसर आता है और उसके हाथ में एक चिट होती है। वो चिट की तरफ देखता है, वो कहता है साधु रिमांड की रही। मैं अपना हाथ कर करता हूँ कि जी सर। मैं कहता आजा तेरी मुलाकात आई है। वो फीलिंग ही बड़ी अजीब सी थी कि आपको किसी ने पूछा है, आपसे बात की है किसी ने, और इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुलाकात क्या होती है। फिर उसने मुझे मेरे सेल से निकाला, मुझे एक जगह पे ले गया और 3 दिन बाद मैंने किसी अपने को देखा। मेरी माँ, अरूब और ज़िया वहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन मैं उनको मिल नहीं सकता था, उनको गले नहीं लग सकता था, मैं उनको सलाम नहीं कर सकता था क्योंकि हमारे दरमियान में शीशा लगा हुआ था। उनकी तरफ एक लैंडलाइन पड़ा हुआ था, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा हुआ था, और उस लैंडलाइन में ही आप बात कर सकते हो। मैंने ज़िंदगी में इतना बेबस फील नहीं किया। एक लैंडलाइन उनकी तरफ पड़ा होता है, एक लैंडलाइन मेरी तरफ पड़ा होता है। एक तरफ से अरूब फ़ोन उठाती है, दूसरी तरफ से मैं फ़ोन उठाता हूँ और वो कहती है क्या हाल है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उसके आगे वो कुछ नहीं बोलती। 2 मिनट मैं भी चुप रहता हूँ, 2 मिनट वो भी चुप रहती है। अचानक कहती है कि शादी क्या हो गया ये सब। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरे पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है। ऐसे ही हमारी बात हो रही थी। अचानक ज़िया अरूब को कहता कि मैंने बात करनी है साथ से। मैंने कहा हाँ करवाओ। ज़िया अरूब से फ़ोन ले लेता है। वो कहता है कि यार साद आपका एक दोस्त आया था। मैंने कहा हाँ। कहता यार वो तो सारी डिटेल हमसे मांग रहा था और उसको सब कुछ पता है, तो आप उस पर ट्रस्ट करते हो। मैंने कहा ज़िया देखो मैं उसको नहीं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन फॉर सम रीज़न उसको पता था। मैंने उसको नहीं बताया, उसने मेरे से खुद कहा कि तेरे से पैसे किसने लिए, और उसने मुझे कहा था कि मुझे डिटेल चाहिए। तो ज़िया कहता कि हाँ वो हमारे पास आया था, एक कागज़ पे सारा मेरा वो लिख के गया है कि कहाँ पे कैसे कैसे पैसे पहुँचाए, किसने दिए, किस बैंक से निकलवाए, वो सारा नोट डाउन करके गया है। मैंने कहा कि देखो ज़िया इस वक्त ना हमें नहीं पता कि हमने किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना। हमने जिसको भी अप्रोच किया सब ने मदद करने से इनकार कर दिया। जिन्होंने कोशिश की है वो भी कोई मसला कोई बेहतरी की तरफ नहीं आया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सुन लेते हैं हम एक बार इस बंदे की बात। ज़िया ने कहा ठीक है। जब ज़िया ने मुझे ये बात बोली तो मुझे आइडिया हो गया कि वही जिनका नाम हमने अभी बिग ब्रदर रखा था वो मेरी फैमिली से मुलाकात कर चुका है। खैर ज़िया से बात होने के बाद ज़िया ने फ़ोन मामा को दे दिया। मामा भी रो पड़ी, गपशप हो रही ही। साथ उन्होंने कहा था कि जो आपका दोस्त आया कहता कि आप मेरी भी माँ है, आपको कुछ नहीं होगा, आपने अब 1 भी रुपया किसी को नहीं देना, बस जो आप लोगों ने दे दिया है उसकी मेरी डिटेल दे बस। खैर अभी 15-20 मिनट होते ही हैं वो फ़ोन बंद हो जाता है। ना मुझे मामा की आवाज़ आ रही होती है, ना मेरी आवाज़ उन तक जा रही होती है। तो मुझे
रियलाइज़ होता है कि मेरा वक्त खत्म हो गया। 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद एक इंचार्ज फिर से आया चिट लेके, कहता सादुर मान के रही। मैंने कहा जी सर मैं। कहता आजा तेरी मुलाकात है। मुझे लगा मेरी फैमिली आई है, लेकिन जब मैं उधर पहुंचा तो वही बिग ब्रदर मेरे से मिलने आया था। खैर उसने कॉल उठाई, कहता कैसा है डकी। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल ठीक। कहता तू अपनी फैमिली के सामने रोया क्यों था। मैं उनसे मिलने गया था तो वो तेरी माँ कह रही थी कि वो रो रहा है उधर। मैंने कहा सर मैं बस थोड़ा इमोशनल हो गया हमको देख के। कहता नहीं हो, पता है जेल हो गई है तुझे तो क्या हो गया, अंदर बैठ के घर वालों को तो नहीं ना परेशान करना, उनके सामने मुस्कुरा के जाया कर, हंसता खेलता उनके साथ शुगर लगाया कर। क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर बड़ा मजा आया। मैंने कहा सर वो हो जाता है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं उनको कोई टेंशन ना दूँ, लेकिन चेहरे पे बंदे के लिखा था। कहता खैर मैं गया उस दिन तेरे घर, माँ जी बहुत परेशान थी, मैंने उनको तसल्ली दी है, तुझे मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तू तगड़ा है। फिर उसने मुझे कहा कि अगर आने वाले कुछ टाइम के अंदर अगर तुझे कोई न्यूज़ से रिलेटेड सुनने को मिलती है तो पैनिक नहीं होना और अंदर किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी। कोई पूछे कहना मुझे लंबी किसी चीज़, और अपनी फैमिली को भी कह दे कि किसी चीज़ को लेकर पैनिक नहीं होना। अगर कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करे, कोई कॉल करे, कोई अप्रोच करे, जस्ट इन्फॉर्म अस। साथ मैंने उनको ये भी बताया कि जब मैं NCCI की कस्टडी में था वो मुझे कहते थे कि आपके पीछे MI लगी हुई है। तब उसने मुझे कहा कि जिन लोगों का नाम लेके आपसे पैसे ले रहे हैं ना, मैं उसी दायरे से हूँ। फिर उसने मुझे बताया कि ये बात जब मुझे पता लगी तो हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया, तो लेट मी एंड माई टीम हैंडल इट। तूने अंदर किसी से कोई बात नहीं करनी, अपनी फैमिली से ज़्यादा कोई बात नहीं करनी, सिर्फ उनका हालचाल पूछ और रोना धोना बंद कर, उनके सामने शुगर लगा, हंस मुस्कुरा, क्या है कि बड़ा मजा आ रहा है अंदर, जो बुरा वक्त था वो चला गया, अब बस तू वक्त काट। फिर मैंने उसको बोला कि सर वो जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब हैं वो मुझे रिमांड के दौरान कहते थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोकूंगा। तो उधर बिग ब्रदर कहता कि छोड़ दे कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो हुआ जो किसी ने वहम गुमान में भी सोचा था। ये मुकदमा दर्ज करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी है, जिसने डकी को गिरफ्तार किया और उसको दुनिया का सबसे बड़ा मुजरम बनाकर पेश किया। इस डायरेक्टर को आज सस्पेंड कर दिया गया है। एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर हैं सरफराज चौधरी साहब, उन्हें जनाब सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद वो चीजें हुई हैं, वो चीजें हुई हैं जो मैंने अपने वहमो गुमान में नहीं सोचा था। मैं जब 23 दिन रिमांड में था मैं इतना मायूस हो गया था, मैं अल्लाह पाक से भीख मांगता था कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, या अल्लाह मुझे इस झंझट से निकाल दे, या अल्लाह सब कुछ तेरे सामने है, मैं किसी जगह नहीं, मेरी फैमिली किसी जगह नहीं, हम फंस चुके हैं, हम गीदड़ों में फंसे हुए हैं, या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता था। मैं हवालात में एक गंदे से कमरे में बैठ के मैं भीख मांगता था कि या अल्लाह तू सब देख रहा है, तेरे सामने हो रहा है सब कुछ, मेरे लिए कोई तो दरवाजा खोल, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं कहाँ जाऊँ। मामला NCCI के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अरूप जतोई ने दरखास्त दी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 8 अफसरों और एक फ्रंटमैन पर। जो तफ्तीशी थे आज वो मुलजिम के रूप में अपने ही इदारे के सामने जवाब देंगे। अरूप जतोई इस बात पर डट गई हैं कि NCCI अफसरान जिन्होंने उनसे रिश्वत ली है इनको नहीं छोड़ेंगी। जिन ऑफिसर्स ने मेरी फैमिली को मेंटल ट्रॉमा से गुजारा, जिन ऑफिसर ने मेरी फैमिली को मेंटली टॉर्चर किया, जिन ऑफिसर ने मुझे बेवजह मारा, मैं उनसे भीख मांगता गया कि यार मुझे ना मारे, मुझे फिर भी मारते गए। जिन ऑफिसर ने बच्चे को वीडियो कॉल करके मुझे उससे मां बहन की गालियां दिलवाई, अगले दिन सबकी खबर आ गई कि वो सब गिरफ्तार हो गए। और ये जो 100 दिन की कैद थी, जब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी नजर आती, मैं कभी कभी अल्लाह पाक से कहता था कि अल्लाह तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन ये सब जब मुझे खबरें सुनने को मिली तो मैंने रियलाइज़ किया कि अल्लाह ने मेरी तभी सुन ली थी जब बिग ब्रदर मुझे फर्स्ट टाइम NCCI ऑफिस में मिला और उससे मेरे से पूछा कि तेरे पे केस क्या है। इसमें FIA एंटी करप्शन इदारे को बड़ा एप्रिशिएट करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी फैमिली का सारा केस सुना, मेरी फैमिली के एक एक मेंबर के पास जाके उन्होंने उनकी स्टोरी सारी सुनी, उनका बयान लिया, इन पे FIR लॉन्च की और ये सब कुछ हुआ। वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि इदारे बुरे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली मेरे केस के अंदर भी मुझे बुरे लोग मिले, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते थे, अल्लाह पाक ने उनको वसीला बनाया, उनको हमारे पास भेजा। 16 अगस्त को मैं गिरफ्तार हुआ। 100 दिन टॉर्चर, ऐसा रोलर कोस्टर जो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था मैं और मेरी फैमिली ने गुजारा। 100 दिन के बाद जस्टिस शहराम सरवर, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उन्होंने मुझे बेल दी हाई कोर्ट से। मैं जब जेल में था, जब सबसे पहले मुझे इस चीज़ की न्यूज़ मिली कि डकी तेरी बेल हो गई है, तब जो मेरी बॉडी पे खून दौड़ा था उसके लिए मैंने 100 दिन इंतजार किया। मैं तो जम गया था, मैं खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। सही बताऊँ तो मैं हार मान ली थी, मैं टूट चुका था, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। ये भाई थे जिनका नाम हमने बिग ब्रदर रखा था, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मुझे लोगों को बताने दें कि आपने हमारी फैमिली के लिए क्या क्या किया। कहता डकी वी वर्क इन द शैडोज, हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ये हमारी ड्यूटी थी। आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी फैमिली हमारी फैमिली है, ना हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम लें, ना हम चाहते हैं कि आप हमें मेंशन करें। उसने कहा क्योंकि हमारे इदारे का नाम लेके आपको और आपकी फैमिली से फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे थे तो वी हैव टू स्टेप इन। इदारे की ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर हमारे इदारे का कोई नाम लेके अपने लिए कोई बेनिफिट लेगा तो उसकी कोई टॉलरेंस नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। वी आर हियर टू सर्व दिस कंट्री। अगर आप गलत होते या आपकी फैमिली गलत होती तो हम आपका साथ ना देते, लेकिन हमने देखा कि हमारी माँ मुश्किल में है, हमारी बेटी मुश्किल में है, हमारा भाई मुश्किल में है, तो हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, खुश हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ NCCI ऑफिसर्स हैं जो दर्जनों पॉडकास्ट दे रहे हैं पब्लिकली, लेकिन बैक एंड पे वो क्या हरकत करें उस चीज़ का किसी को नहीं पता। और दूसरी तरफ ये बिग ब्रदर का इंस्टीट्यूशन जिन्होंने दिन रात एक कर दिया मेरी फैमिली के लिए, और जब मैंने उनका कहा कि मुझे बताने दे लोगों को तो कहते हैं हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। सेल्फलेसली काम किया और एक भी पॉडकास्ट उनके एक भी ऑफिसर ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, जस्ट वर्किंग इन द शैडोज। और मुझे और मेरी फैमिली को उन पे फख्र है, और मेरी सिंपैथी हर उस फैमिली के साथ है जो कभी इन करप्ट NCCI ऑफिसर्स के थ्रू इफेक्ट हुई है। अल्लाह पाक किसी की फैमिली को उस चीज़ से ना गुजारे जिस चीज़ से मेरी फैमिली गुजरी।